और वो कहता है जी कि सर वो मैनेजर अकाउंट छड़ के चले गए ने, तुसी भी अप्लाई कर लो। अब क्या उसकी जो ऑफर है, जो मतलब वो जो बंदा मुझे बात कर रहा है, क्या उसकी ऑफर मेरे किसी प्रिंसिपल पे इम्पैक्ट कर सकती है? उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक मुझे उसकी जो बैकग्राउंड है उसका ना पता हो सकता है कि सीएफओ ने इंफॉर्मेशन जो भिजवाई हो वो उसके थ्रू भिजवाई हो, सीएफओ साहब कह रहे सन, मैनेजर आपके जो डायरेक्टर साहब कह रहे सन, सीईओ साहब कह रहे सन कि वो लड़का बड़ा चंगा काम कर दो, उन्हें बुला लो। अब ये अगर बात उस लेवल के थ्रू आई है तो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटिंग इशू निकाले तो उसने कहा जी कि आपको जो है ना फैमिली के साथ हम टर्की का विजिट दे देते हैं। अब ये ऐसी इंड्यूसमेंट है जो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है। ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जांपल के एक कंपनी का पीएन था, उसके साथ उसको आप आते जाते गाय बगाए कोई चीज़ दे देते थे, 50-100 रुपये दे देते थे, तो काफ़ी अरसे से देते आ रहे थे, तो वो खुश था आपसे। उसने कल गया घर से 6 देसी अंडे उठा के आपको दे दिए। अब है तो वो भी इंड्यूसमेंट या गिफ्ट है, क्लाइंट की तरफ से मिल रहा है, लेकिन जो देने वाला बंदा है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी अकाउंट्स के फंक्शन के अंदर जाके प्रोफेशनल जजमेंट को आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को हिट कर सके। तो देने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है भाई, जो इंड्यूसमेंट मिल रही है, जो ऑफर मिल रही है, उसकी टाइमिंग क्या है। अगर तो ऑडिट कंक्लूजन के ऊपर मिल रही है, जब आपने अकाउंटिंग इशू निकालने हैं, फिर सीएफओ ने ऑफर किया, तो फिर वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, उसको देखने की जरूरत है, उसको ड्रिल डाउन करने की जरूरत है। इसी तरह बेटा जो आपके जितने थ्रेड्स होते हैं, उन थ्रेड्स की आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपको जजमेंट का एलिमेंट भी लेके आना होता है। पेपर में बैठे हुए एक से ज्यादा थ्रेट एक सिचुएशन में आ सकते हैं। एग्जांपल लें, पहला है जी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जहां पे आपका जाती मुफाद आ गया, वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया। आपको गिफ्ट मिलता है, सेल्फ इंटरेस्ट है। आपके वाले साहब वहां पे काम करते हैं, आपके जानने वाले काम करते हैं, वहां पे फेमिलियरिटी थ्रेट है। आपको गाड़ी मिल गई है क्लाइंट की तरफ से, और जो है क्लाइंट कहता है आप ही रखें, आपका सेल्फ इंटरेस्ट है। आपको जॉब ऑफर हो गई है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट है। मेरा जाती मुफाद आ गया। फिर फेमिलियरिटी थ्रेट क्या है, दोनों पैरेलल चलते हैं। मेरा जानने वाला कोई बैठा हुआ है, उसमें 3 तरह के रिलेशनशिप्स आते हैं फेमिलियरिटी के अंदर। फिर आपके 3 तरह के रिलेशनशिप्स आते हैं जी। एक आते हैं इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, एक होते हैं क्लोज, एक होते हैं फ्रेंड्स। ये फेमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट करते हैं। इमीडिएट क्या है, जो फॉर एग्जांपल एक बंदा उसकी स्पाउस क्लाइंट के ऊपर है, मैं ऑडिटर हूं और मेरी मिसेज जो है किसी कंपनी की सीएफओ है या किसी कंपनी की डायरेक्टर है, तो क्या होगा भाई, फेमिलियरिटी थ्रेट है इमीडिएट। या यहां पे अगर मेरे बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं, तो किस में आएंगे, इमीडिएट में आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल क्लोज में क्या आएंगे, जो इमीडिएट नहीं है वो क्लोज है, मतलब यानी कि पेरेंट्स क्लोज में आ जाएंगे, आपके कजन्स क्लोज में आ जाएंगे, फैमिली रिलेशनशिप जो होंगे आप क्लोज रिलेशनशिप के अंदर आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त से बाप हैं, क्लाइंट के ऊपर बैठे हैं। तो तीनों सिचुएशंस के अंदर आपके ऊपर क्या होगा, आपके फेमिलियरिटी थ्रेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। इन पेपर में किसी तरह भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपने देखना है कि क्या कोई जो बंदा आगे क्लाइंट बैठा हुआ उसकी पोजीशन क्या है, उसका मेरे साथ तल्लक क्या है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इस वजह से सेल्फ रिव्यू है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट की बुक कीपिंग करते हैं, उसी का ऑडिट आप खुद करते हैं। या आप पहले क्लाइंट के ऊपर काम करते थे, अब आपने क्लाइंट से जॉब छोड़ी और फर्म को ज्वाइन कर लिया। या फर्म में जॉब करते थे, फर्म को छोड़ा और क्लाइंट पे चले गए। अच्छा, फर्म छोड़ के क्लाइंट पे गए, तो क्या सेल्फ रिव्यू होगा इसमें? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फेमिलियरिटी जरूर हो सकती है कि पहले जिनके साथ आप ऑडिट करते थे आप उनके साथ जॉब करना शुरू कर दी है। सेल्फ रिव्यू नहीं होगा क्योंकि आपने क्लाइंट को बना के कुछ चीज़ तो दी नहीं है। हाँ, अगर आप क्लाइंट छोड़ के आप फर्म के अंदर आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर सेल्फ रिव्यू की थ्रेट आ जाएगा। अब देखिए ये सिचुएशन ऐसी है जो आप सिचुएशन को पढ़ के आपको ज़हन में सवाल आने चाहिए, भाई ये इशू आ सकता है। अच्छा, फिर एडवोकेसी थ्रेट क्या है, मतलब यानी कि आपने किसी क्लाइंट की किसी बात को प्रमोट किया हो और आप जाकर उसको निगेट नहीं कर सकते। मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल XYZ पार्टी को वोट दिया है ना, तो वो गलत काम भी करेगी तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। क्यों सपोर्ट करूंगा? एडवोकेसी थ्रेट है मेरा, क्योंकि मैं कल उसके जो स्लोगन्स थे, कल जो उनके नारे थे, उनको मैंने प्रमोट किया था। आज जो गलत काम किया था मैं उसको जस्टिफाई करूंगा, नहीं यार ये ठीक है। क्यों? एडवोकेसी थ्रेट का शिकार हूं मैं। ठीक है। इस तरह से क्लाइंट की किसी पोजीशन को मैंने अगर जाके किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है वो प्रेजेंट कर दी है, एग्जाम्पल क्लाइंट का कोई टैक्स का मैटर चाह रहा था, मेरा टैक्स डिपार्टमेंट गया, वहाँ पे जाके उसको जो है डिफेंड करते रहे। अब ऑडिट आया, ऑडिट में आपको पता है कि एक्चुअली पोजीशन तो उसकी ठीक नहीं है, आप कहते हैं प्रोविजन बुक करें। कल क्लाइंट कहेगा भाई आप ही थे जब केस लड़ रहे थे तो आप कंपनी के फेवर में बातें कर रहे थे, आज आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप कहते हैं जनाब कंपनी जो है वो इसको प्रोविजन बुक करे। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्यों हुआ? एडवोकेसी थ्रेट की वजह से हुआ। हम बात ऐसी नहीं करेंगे जिससे हमें कोई ऐसी अपने किए हुए अल्फाज को वापस लेना पड़े।
यू टर्न लेना पड़े सादे अल्फाज में, ठीक है। तो ये यू टर्न के साथ इसका एग्जाम्पल है। इंटिमिडेशन थ्रेट है, नॉर्मली यहाँ पे बेसिकली जो हमारे तरह के इन्वायरमेंट में थ्रेट होता है इंटिमिडेशन का, वो क्या होता है, आपसे अगले साल हम क्लाइंट किसी और को दे देंगे, मतलब अगले साल ऑडिट हम किसी और को दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, या नॉन एश्योरेंस सर्विसेज आपको नहीं देंगे। नॉर्मली जो क्लाइंट्स होते हैं ना, इनकी ऑडिट फीस ज़्यादा नहीं होती, तो जो अदर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज होती है ना, उनकी फिर फीस थोड़ी बेहतर होती है, तो वहीं से फर्म्स का सर्वाइवल चाह रहा होता है। अगर आपने अकाउंटिंग इशू निकाला, क्लाइंट क्या देता जी मैं आपको अगले साल जो है ना री अपॉइंट नहीं करूंगा, अगले साल मैं किसी और को ये काम दे दूंगा, तो ये इंटीमिडेट कर रहा है। या फिर क्या दे, आपका कोई क्लाइंट से डिस्प्यूट हो जाए, तो क्लाइंट के जी मैं आई के कुछ शिकायत लगा दूंगा आपकी, मैं सीसीपी को शिकायत लगा दूंगा कि ऑडिटर मुझे तंग कर रहे हैं, मैं स्टॉक एक्सचेंज को जाकर शिकायत लगा दूंगा कि ऑडिटर तंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी इंटिमिडेशन की एग्जांपल में आता है। या एक और बड़ी एग्जांपल होती है जो बड़ी रेयर सर्कमस्टांसेस में होती है, आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करने गए, क्लाइंट ने कहा जी आजकल सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट बड़े होते हैं। अब वो एक्सीडेंट आपको क्यों सुना रहा है भाई, मतलब उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सड़क पे जा रहे हो तो ध्यान से जाइएगा, कहीं ये ना हो कि गाड़ी आपके ऊपर से गुजर जाए। या उसने आप क्लाइंट पे मीटिंग करने जाए, उस टेबल के ऊपर जो है ना पिस्टल रखा हो, हाँ भाई काम करना है, तो आप क्या करेंगे, सर बिल्कुल करना है। तो क्या है, वो भी एक इंटिमिडेशन की एग्जांपल है। तो इंटिमिडेशन में कोई आपको लीगल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ कर ली जाएगी, आपको नॉन एश्योरेंस सर्विसेज नहीं दी जाएंगी, या आपको फिजिकली थ्रेटन किया जाएगा। तो ये सारी बातें इंटिमिडेशन थ्रेट के अंदर आपकी आती हैं। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन आपने आइडेंटिफाई करनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पर ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स, मतलब मैंने आप शुरू में जो बात की थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि आपके कंटेंट में इंक्लूडेड नहीं है, बट वो टेस्ट ज़रूर हो रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि कुछ मैं आपको मार्क करवा देता हूँ बुलेट्स कोड ऑफ एथिक्स के अंदर से, उनको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक होगा जी। तो थ्रेट्स तो सिंपल है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। एवेल्युएट करना हो तो थ्रेट को, वही बात है कि जो थोड़ी देर पहले मैंने किया कि आपको जब एवेल्युएशन की बात आती है, वो थ्रेट सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो जिसने ऑफर की है कोई भी चीज़ आपको, वो किस पोजीशन के ऊपर है, उस मैटर की सिग्निफिकेंस क्या है, टाइमिंग क्या है, ये चीज़ें सारी उसकी एवेल्युएशन में आती हैं, जिसमें आपको प्रोफेशनल जजमेंट अपनी अप्लाई करनी पड़ती है बिफोर डिस्कसिंग कि इन जो मैटर्स हैं इनकी जो बेसिकली एवेल्युएशन है वो क्या होगी। तो एवेल्युएट करना थ्रेट को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अल्टीमेटली आता है कि आप इस थ्रेट को किस तरह से एलिमिनेट करेंगे या रिड्यूस करेंगे एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर। जब भी थ्रेट्स की बात की जाती है तो थ्रेट्स आर वेरी कॉमन। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट आपको कोई इंड्यूसमेंट दे दे तो क्या करेंगे, पहले फॉर्म की पॉलिसी देखेंगे कि फॉर्म की पॉलिसी क्या है इसके बारे में, फिर देखेंगे कि भाई जो है अगर सिग्निफिकेंट मैटर है, सिग्निफिकेंट गिफ्ट है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे और फौरी तौर पे अपने फॉर्म के पार्टनर को एक्सप्लेन कर देंगे। अब फॉर्म का पार्टनर क्या करेगा, अगर फॉर्म के पार्टनर को ये पता है कि यार मेरे इस रिसोर्स को जॉब ऑफर की जा रही है या इसको इंड्यूसमेंट दी जा रही है, मींस ही इज इन द पोजीशन, मेरा जो रिसोर्स है ये भी उस पोजीशन में है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि भाई इसको ऑफर हुई है, तो हो सकता है कि इसके दिल में कोई बात आ जाए, मैं मुआज को कहूंगा भाई इसका रिव्यू कर लो, मुआज इज अ सीनियर पर्सन। तो जो इस एग्जांपल के तौर पर, क्लास में सीनियर नहीं वैसे बात कर रहा हूं, तो जो कोई मतलब जो जूनियर स्टाफ होगा उससे उसका जो सीनियर स्टाफ होगा उससे कहूंगा उसका रिव्यू कर लो, या एडिशनल कोई रिव्यू लगा दूंगा, भाई उसके ज़हन में कोई बात ही ना आ गई हो। अगर थ्रेट इतना बड़ा है कि भाई उसके ऊपर सेफ गार्ड लग नहीं सकता, तो उसको टीम में से निकाल देंगे, उसकी जगह किसी और को लगा लेंगे। लेकिन अगर ऑडिट कंप्लीट होने वाला है फिर तो नहीं निकाल सकता ना मैं इसको यहाँ से, सारा काम इसने किया हुआ है। फिर एक और एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ले आऊंगा जो उसका रिव्यू करेगा। हो सके मैं अपनी फर्म के अंदर से बंदा लेंगे, हो सकता है फर्म से बाहर से कोई बंदा लेके आ जाऊँ, तो क्या होगा, अल्टीमेटली मैं उसके काम को रिव्यू कर रहा हूँ। ये जो आपके थ्रेट्स की जो मिटिगेशन है ये हर जगह पे एक जैसी है। क्लियर है जी बात, बंदे का रिव्यू कर लें, एडिशनल रिव्यू लगा लें, टीम से निकाल दें, ये आप हर जगह पे अपने सेफ गार्ड लेके आ सकते हैं। दीज आर द सेफ गार्ड, ठीक है जी। तो अब आपने जब भी करना है, यानी कि आपने जब भी देखना है कि थ्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन कैसी है, क्या सिस्टम है, तो उसमें आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करनी है। उसके बाद आपने कोई नई इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आ जाए तो उसको आपने देखना है, ठीक है जी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के थ्रू आप इसको डील कर सकते हैं। अब इसमें जो आगे चलते हैं, हाँ, जो आपने जब एवेल्युएशन करनी है ना, जब एवेल्युएट करेंगे थ्रेट्स को, तो उस वक्त आपने ये भी देखना है कि ऑडिट क्लाइंट है या अदर क्लाइंट है। अदर क्लाइंट से मुराद क्या है, यानी कि सिर्फ ऑडिट की सर्विस देते हैं या अदर सर्विस भी साथ देते हैं। तो अगर ऑडिट के साथ अदर सर्विस भी देते हैं तो फिर थोड़ा सिग्निफिकेंट होगा। फिर जो जिस एंटिटी का इशू है वो पब्लिक इंटरेस्ट है, लिस्टेड है या अदर है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट होगी तो उसके लिए ज़्यादा सख्त रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर अनलिस्टेड होगी तो उसके लिए कम रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर जैसे क्या हम नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी साथ देते हैं या नहीं देते उसको। फिर कंप्लेक्सिटी ऑफ द इवेंट और इंफॉर्मेशन है वो कैसी है,
ये फैक्टर्स उस थ्रेट को एवेलुएट करने में हेल्प आउट करते हैं। फिर इसी में वो मैटर्स हैं, टाइमिंग जो है उस इवेंट की वो क्या है, ऑफर जो बंदा कर रहा है, इंड्यूसमेंट उसकी पोजीशन क्या है। तो ये बातें भी आपको फर्दर एवेलुएट करने में हेल्प आउट करती हैं, वही जो रिस्क है, जो थ्रेट है, वो उसकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है जी। उसके बाद आपका अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, आप इसके जो आते हैं जो आपके क्या कहते हैं इसको, सेफ गार्ड्स के ऊपर, तो उसमें क्या कहते हैं, असाइन एडिशनल टाइम रिसोर्सेज और क्वालिफाइड स्टाफ। अब नॉर्मली अगर वो क्वेश्चन में ये बताए आपको कि मेरे पास स्टाफ की कंपिटेंस का इशू है, स्टाफ की कैपेबिलिटीज़ का इशू है, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का इशू है, तो फिर मुझे स्टाफ के एडिशनल टाइम रिसोर्सेज क्वालिफाइड स्टाफ अलोकेट करना चाहिए। इसके साथ उसकी ट्रेनिंग्स करनी चाहिए। जाहिर बात है अगर किसी क्लाइंट को प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर के साथ सर्विसेज नहीं मिली, तो मीन्स हमारा जो ट्रेनिंग का मैकेनिज्म वो ठीक नहीं है। फिर इसके साथ जो आप लिंक कर सकते हैं CPD, उसके लिंक कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर कहते हैं जी रिव्यू ऑफ द वर्क बाय पर्सन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एंगेजमेंट टीम, यानी कि अगर कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट आपका बन रहा है तो आप क्या करें, आप किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को रिव्यू करने के लिए लगा दें जो एंगेजमेंट टीम का पार्ट ना हो, वो उससे सीनियर बंदा हो। यूज डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट टीम फॉर डिफरेंट सर्विसेज। फॉर एग्जांपल क्लाइंट अगर आपको कहे कि भाई आप एडवोकेसी थ्रेट का इशू है, एग्जांपल के तौर पर आपकी जो टैक्स का डिपार्टमेंट था उसने टैक्सेशन के केस को डील किया, अब उस टीम में से कोई बंदा आपका ऑडिट की टीम में नहीं होना चाहिए। अब जाहिर बात है सेल्फ रिव्यू भी एडवोकेसी भी है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं दो डिफरेंट टीमें यूज करूंगा। एक टीम मेरी एश्योरेंस फंक्शन को डील कर रही होगी, एक नॉन एश्योरेंस फंक्शन को डील कर रही होगी। तो फिर मैं इस तरह से अपने रिस्क को कम कर सकता हूं। इन्वॉल्व अनदर फर्म टू रीपरफॉर्म द वर्क, किसी और फर्म को इन्वॉल्व कर सकता हूं, उससे जो है वो इन्वॉल्व करके वो कर सकता हूं। डिस्क्लोज रेफरल फी टू द क्लाइंट, क्लाइंट अगर कोई रेफरल फी की वजह से इशू है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक थ्रेट्स हैं। कुछ आपको सिचुएशन में भी मिल जाएंगे, उस सिचुएशन के मुताबिक आप कुछ आइडेंटिफाई कर लेंगे, भाई ये काम किया जा सकता है जिसके थ्रू हम अपने थ्रेट्स को मिटिगेट कर सकते हैं। आप सिर्फ इनको बस ज़हन में रखें। ये जो पैरामीटर आपको बताए हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन कौन कौन सी करनी है आपने, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उन प्रिंसिपल को थ्रेट्स किस किस किस्म के आते हैं, सिग्निफिकेंस किस तरह से एवेलुएट करनी है, उन थ्रेट्स को किस तरह से आपने सेफ गार्ड करना है, ये हमारी डिस्कशन मौजूद थी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको कोड ऑफ एथिक्स में से मैं पैराग्राफ आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। आई विल रिकमेंड कि आप उनको रीड अच्छे तरीके से एक दफ़ा लाजमी कर लें, क्योंकि पेपर में वो पैटर्न होता है, उनके आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से क्योंकि अभी टाइम है तो हम पेपर को मेरा ख्याल है शायद डिस्कस कर लेंगे। अब मैं सिर्फ आपको मार्क करवाने जा रहा हूँ कुछ एरियाज जो ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स में से आपने लाजमी करने हैं। ठीक है जी। अब आ जाएं ज़रा कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो। जी बेटा टाइम हुआ तो ज़रूर करेंगे। जी एक मिनट बेटा, एक मिनट अभी दे लेते हैं ज़रा। बस इसमें थे चला गया। ये पुराना है, नहीं ये मैं डाउनलोड कर लेते हैं फिर आई के वेबसाइट से।
नहीं, ये कोड ऑफ एथिक्स मैंने आपकी स्क्रीन पर ओपन किया है, इसमें कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो आपने लाजमी करनी है, ठीक है जी। एक तो इसमें जब 4A पे जाते हैं इंडिपेंडेंस वाले सेक्शन पे, तो इसमें अब आपने ना बेसिकली पेज नंबर नोट कर लेना है। पेज नंबर है जी 126। इसको मैं डाउनलोड निकाल लेता हूँ, इस तरह थोड़ा नहीं होगा। एक तो जो आपने इसमें करना है जी तैयार बड़े अच्छे तरीके से, एक सेक्शन 521 है, ये फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स वाला सेक्शन है जी, ये आपने लाजमी करना है। एम्प्लॉयमेंट विद ऑडिट क्लाइंट, इसकी अच्छी तरीके से आपने रीडिंग करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। सेक्शन 510 फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये आपने अच्छे तरीके से करना है, ये आपको पता होना चाहिए। बस ये अगर आप जो 2-3 ये कर लेंगे ना, और गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्शन 420, इसको सिर्फ आपने रीड करना है, इससे ज़्यादा इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एरियाज़ आप लाजमी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी, इसमें आप पैटर्न देखेंगे, एक तरह की पैटर्न होगा उसमें, एक तरह से ही आपके आ रहे होंगे भैया, आप फैमिली रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है, आपकी जो गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी मिल गई, आप किस तरह से डील करें, तो इस तरह से ही मिक्सचर से ही सवालात होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। ये आपने रीडिंग लाजमी एक दफ़ा कर लेनी है इनकी, ठीक है जी। आप इनकी रीडिंग कर लेंगे तो आप में काफ़ी ज़्यादा वो थ्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन, उनकी सिग्निफिकेंस, उसके सेफ गार्ड, उनके बारे में काफ़ी हद तक आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स में अदर एरियाज़ इंक्लूडेड हैं, उन एरियाज़ में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपकी बुक चैप्टर 2 के अंदर है। चैप्टर 2 के अंदर जो एरियाज़ हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर 2 में वो क्लाइंट एक्सेप्टेंस और इंगेजमेंट कंटिन्यूस वाले जो प्रोसीजर हैं, इस स्टडी टेक्स्ट में अगर आप आएंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ चैप्टर 2 के अंदर। ये लास्ट टाइम भी टेस्ट हो गए हैं वैसे, अगर पेपर में देखा जाए तो यही सवाल पेपर में आया हुआ भी था। ये जो है ना आपकी जो एक्सेप्टिंग द ऑडिट अपॉइंटमेंट, इसमें क्लाइंट एंड एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिर उसके बाद आपका चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सवाल इस तरह से आ सकता है कि आप फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं, तो आप बताएं एडिशनल कंसिडरेशन एज पर कोड ऑफ एथिक्स आप किन को फॉलो करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं, तो आप बताएं कि कोड ऑफ एथिक्स को किस तरह से आप फॉलो करेंगे टू इंश्योर द कंप्लायंस, विच इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने इसको लाजमी एक दफ़ा अच्छे तरीके से करना है, ठीक है जी। जिसमें प्रीडिसेसर अकाउंटेंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन है, एनओसी लेना है, एनओसी नहीं देता तो फिर क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन टेस्टेबल हैं, बड़े अच्छे तरीके से के साथ आपने इसको तैयार करना है। चैप्टर 2 के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने ठीक लेके चलनी है। डन होगी जी बात। उसके बाद चैप्टर 13 है, उसमें बेसिकली वही बातें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो प्रैक्टिस आप इसके साथ अगर 8-10 सवाल कर लेंगे ना, तो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग कि भाई किस तरह के सवाल आते हैं। तो एक तरह के ही सवाल बार बार आ रहे होंगे, तो आपने उनको बस अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को, पैटर्न को समझना है। ये जो मैंने आपको बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है, इसको फॉलो करना है, एंड आई बिलीव कि इंशाल्लाह जो है ना आप अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लेंगे। डन होगी जी बात। लीजिए मैं ख्याल आप कोई 10 मिनट ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर पास पेपर की डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद फिर आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे। 10 मिनट की ब्रेक ले लें जी।
वेट कर लें 2 मिनट बच्चों को, ओके चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आखिरी हमारा जो 10-15 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको पूरा तो पढ़ा नहीं जा सकता यहाँ पे जी जी जी।